हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने 10वीं सदी में इंग्लैंड राष्ट्र की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी। एक ऐसी काबिल शासक की जिसने एक ऐसे समय पर राजनीति के मैदान में अपना लोहा मनवाया जब अक्सर महिलाओं को इन मामलों में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया जाता था। एक ऐसी बहादुर योद्धा की जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुकी है। आज हम बात करेंगे एथेलफ्लेड, लेडी ऑफ द मर्सियंस की। हेलो दोस्तों, एपिसोड 9 एथेलफ्लेड, लेडी ऑफ द मर्सियंस में आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू होती है 870 एडी में वेसेक्स नाम के राष्ट्र में, जहां एथेलफ्लेड का जन्म हुआ। यह इलाका आज इंग्लैंड में है, पर उस समय इंग्लैंड राष्ट्र की स्थापना नहीं हुई थी। एथेलफ्लेड वेसेक्स के राजा एल्फ्रेड द ग्रेट की सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी माँ का नाम था एल्सविथ और वो वेसेक्स के पड़ोसी राष्ट्र मर्सिया की राज परिवार का हिस्सा थी। एथेलफ्लेड एक एंग्लो सैक्सन नाम है जिसका मतलब होता है नोबल ब्यूटी। हिंदी में इसका मतलब होगा भद्र या उत्तम सौंदर्य या शानदार सौंदर्य। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि एथेलफ्लेड का मतलब ओवरफ्लोइंग विद ब्यूटी है, यानी सौंदर्य से भरपूर। विशेषज्ञों में इस बात की पूर्ण रूप से सहमति नहीं है कि एथेलफ्लेड का नाम कैसे बोला जाना चाहिए, पर हम आज इस बहस में नहीं पड़ेंगे और इसे एथेलफ्लेड ही कहेंगे। ये ओल्ड इंग्लिश भाषा का शब्द है और ओल्ड इंग्लिश, जिसे एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है, अंग्रेजी का सबसे पुराना लेखांकित रूप है। माना जाता है कि 5वीं सदी में एंग्लो सैक्सन जनजातियां इस भाषा को ब्रिटेन लेकर आई थीं। ओल्ड इंग्लिश इंडो यूरोपियन भाषाओं की जर्मैनिक शाखा की भाषा है और एंग्लो सैक्सन्स एक सामूहिक नाम है जो कई ऐसी जर्मैनिक जनजातियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 5वीं सदी में यूरोप की मुख्य भूमि से ब्रिटेन आए थे। इसमें कई अलग अलग जर्मैनिक गुट और दल शामिल थे, जैसे एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, जो कई अलग अलग कारणों से ब्रिटेन आए थे, कुछ काम की तलाश में और कुछ लूटमार करने और नए इलाकों पर कब्जा जमाने। ब्रिटेन पहुंचते ही एंग्लो सैक्सन्स ने जल्दी पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और कई नए स्वतंत्र देश स्थापित कर लिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे वेसेक्स, जो ब्रिटेन के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में था, ईस्ट एंग्लिया, जो पूर्व में था, नॉर्थम्ब्रिया, जो उत्तर में स्थित था, और मर्सिया, जो इन सब के बीच में था। कुछ अन्य राष्ट्र थे एसेक्स, केंट और ससेक्स, जो कि ब्रिटेन के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित थे। इनके अलावा कई और छोटे प्रदेश भी थे जहां अलग अलग एंग्लो सैक्सन जातियों का राज था। मैंने यहाँ आपको एंग्लो सैक्सन्स का परिचय बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है। 5वीं और 9वीं सदियों के बीच इन राष्ट्रों के बीच के रिश्ते काफ़ी उलझे हुए थे। इनके बीच ना पक्की दोस्ती थी ना दुश्मनी। जो आज दुश्मन है वो कल किसी तीसरे के खिलाफ साथी बन सकता था, और जो आज दोस्त है उसके साथ ज़मीन की बात पर कल लड़ाई भी हो सकती थी। एंग्लो सैक्सन्स का इतिहास क्या था, उनकी सभ्यता का क्या महत्व था, और 5वीं और 9वीं सदियों के बीच उनके आपसी सामाजिक और राजनीतिक संबंध क्या थे, ये भी एक पेचीदा किस्सा है जिसकी बात हम फिर किसी दिन करेंगे। फिलहाल हमारी आज की कहानी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वेसेक्स और मर्सिया। वेसेक्स इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, यहाँ एथेलफ्लेड का जन्म हुआ और उसका बचपन गुजरा, और मर्सिया इसलिए क्योंकि यहाँ उसे सही मायने में उभरने का अवसर मिला। एथेलफ्लेड के बचपन के बारे में वैसे तो हमें कुछ नहीं पता, पर हम ये जानते हैं कि उसके पैदा होने से कुछ ही साल पहले 865-866 एडी में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए इंग्लैंड और एथेलफ्लेड दोनों की किस्मत बदल डाली। ये महत्वपूर्ण घटना थी द ग्रेट हीदन आर्मी का हमला। पर ये ग्रेट हीदन आर्मी क्या थी, ये जानने के लिए हमें और कुछ दशक पीछे जाना पड़ेगा। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ब्रिटेन एक द्वीप है। इस द्वीप के पश्चिम में आयरिश सी के पार है आयरलैंड का द्वीप, दक्षिण में इंग्लिश चैनल के पार है फ्रांस, और पूर्व में नॉर्थ सी के पार है डेनमार्क और नॉर्वे। 8वीं सदी में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के गांवों और कबीलों की खूंखार जनजातियों ने समुंदर पार करके ब्रिटेन के तटीय शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इन हमलावरों का इरादा सिर्फ लूट मार का था और दुनिया में ये वाइकिंग्स के नाम से प्रसिद्ध है। वाइकिंग्स के छोटे मोटे दल बिना किसी चेतावनी किसी भी शहर पर टूट पड़ते थे। इससे पहले कि इन शहरों की मदद के लिए कोई आ सके,
ये लूटमार और खून खराबा मचाकर वापस समुद्र पार भाग जाया करते थे। कई बार ये यहाँ के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ उठा ले जाते थे ताकि उन्हें आगे जाकर गुलामों के तौर पर बेचा जा सके। इन क्रूर, खूंखार और भयंकर योद्धाओं के अप्रत्याशित हमलों ने ब्रिटेन के शहरों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। इनका मनपसंद शिकार मोनास्ट्रीज और चर्च हुआ करते थे, क्योंकि इन जगहों पर अक्सर कोई खास सुरक्षा बंदोबस्त नहीं होता था और यहाँ अक्सर सोने चांदी से बनी मूल्यवान वस्तुएं मिल जाती थी। कई दशकों के सफल हमलों के बाद आखिर में कई वाइकिंग दलों ने मिलकर ये सोचा कि छोटी छोटी चीज़ें लूटने की जगह क्यों ना पूरे ब्रिटेन पर ही कब्जा कर लिया जाए। और बस फिर 865-866 एडी में यही हुआ। वाइकिंग्स की एक विशाल सेना ने एक बार फिर ब्रिटेन की ओर रुख किया, पर इस बार पूरे द्वीप पर हुकूमत जमाने के इरादे से। इतिहासकारों ने इस खूंखार और घातक सेना को नाम दिया है द ग्रेट हीदन आर्मी। इसमें ज़्यादातर सैनिक डेनमार्क से थे और नॉर्वे और स्वीडन से भी कुछ लोग शामिल थे। ब्रिटेन के एंग्लो सैक्सन राज्य इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और शुरुआत में डेन्स की फौज जीत पे जीत हासिल करती गई। जिन लोगों ने यह शब्द पहले नहीं सुना है, डेनमार्क के लोगों को डेन्स कहते हैं। क्योंकि वो पूर्व दिशा से आए थे, तो ब्रिटेन के पूर्वी राज्यों पे उनके हमलों का सबसे भारी प्रकोप पड़ा। ईस्ट एंग्लिया के साथ साथ नॉर्थम्ब्रिया और मर्सिया के कई हिस्से उनके कब्जे में आ गए। पश्चिम में होने के कारण सिर्फ वेसेक्स कुछ हद तक सुरक्षित था और वेसेक्स की सेना ने डेन्स की इस फौज को कई बार टक्कर देने की कोशिश भी की। डेन्स और वेसेक्स के बीच की लड़ाई कई साल तक चलती रही। कभी वेसेक्स का पलड़ा भारी होता था तो कभी डेन्स का। शुरुआत में तो डेन्स को हराना जैसे नामुमकिन ही था, पर धीरे धीरे एंग्लो सैक्सन की किस्मत बदलने लगी। आखिर में 878 एडी में एंग्लो सैक्सन राष्ट्र वेसेक्स के राजा एल्फ्रेड ने डेन्स की सेना को बैटल ऑफ एडिंगटन में हराकर एक समझौता कर लिया। इसके तहत डेन्स को ब्रिटेन का एक हिस्सा दे दिया गया, जिसे डेन्स अपने हिसाब से चला सकते थे। इतिहासकारों ने इस इलाके को डेनलॉ का नाम दिया। समझौते के कारण एंग्लो सैक्सन्स और डेन्स के बीच की लड़ाई कुछ समय के लिए रुक तो गई थी, पर दोनों पक्ष जानते थे कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। वेसेक्स का राजा एल्फ्रेड 878 एडी से पहले भी कई सालों तक डेन से लड़ रहा था और एथेलफ्लेड इसी एल्फ्रेड की बेटी थी, और ये था वो लड़ाई, खून खराबे, राजनीतिक अस्थिरता और खौफ से भरा माहौल जिसमें एथेलफ्लेड का बचपन गुजरा। 878 एडी में एक बार एल्फ्रेड को डेन से बचने के लिए कुछ महीनों तक छुपकर निर्वासित यानी एक्साइल होकर भी रहना पड़ा था। हालांकि हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, पर हो सकता है कि एथेलफ्लेड को भी इस समय अपने पिता के साथ घर के आराम और सुरक्षा से दूर कहीं छिपकर रहना पड़ा हो। एथेलफ्लेड के बारे में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसा लगता है कि उसे बचपन में पढ़ने लिखने का मौका दिया गया। उसके भविष्य के चाल चलन और व्यवहार को देखकर तो यही लगता है कि उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अब आज अगर आपसे कोई कहे कि कोई राजकुमारी पढ़ी लिखी है, तो आपको इसमें ज़रा भी आश्चर्य नहीं होगा, पर उस ज़माने में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था, फिर चाहे वो राजकुमारी हो या कोई आम इंसान। और ये इस समय के लिए एक अनोखी बात है कि एथेलफ्लेड को पढ़ाई लिखाई का वही मौका दिया गया जो शायद उसके भाई को दिया गया था। इसका श्रेय एल्फ्रेड की प्रगतिशील सोच हो जाता है। 886 एडी के आसपास कभी जब एथेलफ्लेड 15 या 16 साल की थी, तो उसकी शादी मर्सिया के शासक एथेलरेड से करवा दी गई। हमें उनकी शादी की तारीख तो सही से नहीं पता, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि उन दोनों की शादी 885 या 887 के आसपास कभी हुई थी। एथेलरेड से शादी एथेलफ्लेड के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। उसकी मातृभूमि वेसेक्स में महिलाओं को राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं होने दिया जाता था, पर मर्सिया में कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। शादी होने के बाद जल्द ही एथेलफ्लेड और एथेलरेड के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। इसका नाम रखा गया एल्फविन। वैसे एल्फविन की हमारी आज की कहानी में कोई खास भूमिका नहीं है, पर 12वीं सदी के मशहूर इतिहासकार विलियम ऑफ माम्सबरी का कहना था कि एल्फविन को जन्म देने में एथेलफ्लेड को इतनी मुश्किल हुई थी कि उसने फैसला कर लिया कि वो और बच्चों को जन्म नहीं देगी। अब ये बात एथेलफ्लेड के मरने के कई साल बाद लिखी गई थी, तो इसमें कितना सत्य है ये कहा नहीं जा सकता। मर्सिया एक समय पे ब्रिटेन का सबसे ताकतवर एंग्लो सैक्सन राष्ट्र हुआ करता था, पर वो ज़माना अब बीत चुका था। उनकी स्वतंत्रता सिर्फ नाम की रह गई थी। एथेलरेड और मर्सिया राष्ट्र पहले ही
एल्फ्रेड और वेसेक्स की हुकूमत स्वीकार कर चुके थे। मर्सिया अपने समय में संस्कृति, ज्ञान, विद्वता और शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, और एथेलरेड और एथेलफ्रेड ने मर्सिया की इस खोई महिमा को वापस लौटाने के लिए वुस्टर और ग्लॉस्टर के महत्वपूर्ण शहरों के पुनर्प्रवर्तन में निवेश किया और कई मोनेस्ट्रीज और चर्चेज में उदारतापूर्वक संपत्ति दान करी। इसमें शामिल थे बर्कली एबी और मचमैन लॉक चर्च। इस ज़माने में आम लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे और ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई, शिक्षण वगैरह का काम ये मोनेस्ट्रीज और चर्चेज में रहने वाले पादरी और सन्यासी किया करते थे। अब ये सब तो ठीक था, पर यह कोई लव मैरिज तो थी नहीं। तो फिर इस शादी का असली मकसद क्या था? माना जाता है कि एथेलरेड और एथेलफ्रेड की शादी एक जरिया था वेसेक्स और मर्सिया के गठबंधन को और मजबूत बनाने का, और डेन्स को ये संदेश भेजने का कि एंग्लो सैक्सन्स उनके खिलाफ एकजुट थे। जैसे मैंने पहले बताया था, हालांकि एल्फ्रेड और डेन्स के बीच एक शांति समझौता हुआ था, पर सब जानते थे कि ये कभी भी टूट सकता था। दोनों पक्ष एक दूसरे को हराकर पूरे ब्रिटेन पर कब्जा जमाना चाहते थे। स्थिति और उलझी हुई इसलिए भी थी क्योंकि ब्रिटेन में जो वाइकिंग्स या डेन्स थे वो कई छोटे मोटे गुटों और दलों में बटे हुए थे। इसका मतलब था कि उनका कोई एक लीडर नहीं था जिसकी बात सब माने। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं था कि अगर एक वाइकिंग फौज के साथ समझौता हो गया तो सारे वाइकिंग्स के साथ लड़ाई खत्म हो गई। उसके ऊपर से ब्रिटेन में लगातार इधर उधर से नए वाइकिंग्स आ रहे थे जिनको पुराने समझौते की कोई फिक्र नहीं थी। उनके हिसाब से अगर लड़ाई करने से उनका कोई फ़ायदा हो सकता था तो वो लड़ाई के लिए तैयार थे। इन सब बातों का मतलब ये था कि एल्फ्रेड सिर्फ इस अल्पकालिक शांति और समझौते के भरोसे नहीं रह सकता था। वाइकिंग्स का खतरा टला नहीं था और वो जानता था कि उसे अपने राष्ट्र को सुरक्षित और संगठित करके सैन्य रूप से मजबूत बनाना जरूरी था। उसने अपने राज्य के कई शहरों की गढ़बंदी यानी फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। इन शहरों में रक्षात्मक दीवारें और किले स्थापित किए गए। इन रक्षात्मक निर्माणों को ओल्ड इंग्लिश में बर या बर्ग कहा जाता था। एल्फ्रेड चाहता था कि कोई भी महत्वपूर्ण शहर या इलाका एक बर से ज़्यादा दूर ना हो, ताकि अगर वाइकिंग्स कहीं भी हमला करें तो उसकी सूचना एल्फ्रेड और उसके साथियों को तुरंत मिल जाए और उनकी फौज जवाबी कार्रवाई करने मैदान में जल्द से जल्द उतर पाए। इस काम में एथेलरेड और एथेलफ्रेड ने भी एल्फ्रेड का पूरी तरह से साथ दिया। वो भी जानते थे कि अगर वाइकिंग्स को काबू नहीं किया गया तो उनका राष्ट्र भी नहीं बचेगा। मर्सिया का योगदान इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि उनके राष्ट्र की सीमा डेनलॉ की सीमा से लगती थी और मर्सिया वाइकिंग्स राज्यों और वेसेक्स के बीच में स्थित था। मतलब मर्सिया पे काबू पाना दोनों पक्षों के लिए बहुत फायदेमंद था। अगले कई साल ऐसे ही निकल गए। नए नए बर्स की स्थापना होती गई और एल्फ्रेड और वाइकिंग्स के बीच लड़ाई और समझौतों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन 899 एडी में वाइकिंग्स के खिलाफ चल रहे इस अभियान को एक बड़ा धक्का लगा। इस साल करीब 50 साल की उम्र में एल्फ्रेड द ग्रेट की मृत्यु हो गई। वाइकिंग्स के खिलाफ चल रही मुहिम की बागडोर अब उसके बेटे एडवर्ड ने संभाली। दूसरी तरफ मर्सिया में भी बदलाव का मौसम था। एथेलरेड काफ़ी बीमार रहने लगा था और एथेलफ्रेड धीरे धीरे उसकी शासन की जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। जैसा मैंने पहले बताया था, वेसेक्स में शायद उसे ऐसा मौका ना मिल पाता, पर मर्सिया के लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे और हमारे पास जो थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं उनसे तो यही लगता है कि लोगों को उसके शासन से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि पिछले कई सालों से एथेलफ्रेड पिता एल्फ्रेड और पति एथेलरेड की सहायता कर रही थी। उसकी खुद की पहली व्यक्तिगत चुनौती आई बैटल ऑफ चेस्टर में। करीब 902 एडी में आयरलैंड से आए एक इंगमंडर नाम के वाइकिंग लीडर ने एथेलफ्रेड से दरख्वास्त की कि उसे और उसकी टोली को मर्सिया में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दी जाए। एथेलफ्रेड ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उसे इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित चेस्टर शहर के पास बसने की इजाज़त दे दी। ऐसा लगता है कि उसने सोचा था कि वो इंगमंडर की टोली को दूसरे वाइकिंग्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगी, पर कुछ ही साल बाद उसे खबर मिली कि इंगमंडर बाकी डेन्स के साथ बातचीत करने लगा था और उसका तेज दिमाग तुरंत समझ गया कि वो क्या खेल खेल रहा था। उसने बिना समय गवाए एक सेना एकजुट करी और चेस्टर शहर पहुंच गई।
उसने एक छोटी टोली शहर के बाहर तैनात करी और शहर के अंदर उससे भी बड़ी घुड़सवारों की टोली तैनात थी। योजना ये थी कि अगर वाइकिंग्स की सेना एंग्लो सैक्सन्स की पहली पंक्ति को पार करने में सफल हुई तो घुड़सवार उन पर टूट पड़ेंगे। एथलफ्लेड सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं बल्कि कूटनीति के मैदान में भी तेज थी। उसने इंगमंडर की टोली के आयरिश सैनिकों को उसका साथ ना देने के लिए भी राजी कर लिया, ये याद दिलाकर कि वो एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जान गंवाने वाले हैं जिसने उनके खुद के देश पर हमला किया था। उसकी ये तरकीब कामयाब हुई और इंगमंडर के आयरिश सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया। आखिर में जब चेस्टर पर हमला हुआ तो सब एथलफ्लेड की योजना के मुताबिक हुआ। शहर के बाहर की सेना ने वाइकिंग्स को मजबूत टक्कर दी और जब वाइकिंग सेना लड़ती मरती शहर के अंदर पहुंची तो घुड़सवारों ने उनके बीच तबाही मचा दी। यहाँ तक कि शहर के आम नागरिक भी लड़ाई में शामिल हो गए। कहा जाता है शहर के निवासियों ने अपने घरों से वाइकिंग सैनिकों पर उबलती हुई बियर और मधुमक्खियों के छत्ते फेंकना शुरू कर दिया। आखिर में वाइकिंग सेना ने हार मान ली और चेस्टर शहर बच गया। इसके बाद 907 एडी में एथलफ्लेड ने चेस्टर को भी एक रक्षात्मक बर में तब्दील कर दिया। एथलफ्लेड एक सक्षम शासक और सेनापति के रूप में उभरने लगी थी और इसका अगला नमूना देखने को मिला बैटल ऑफ टेटनहॉल में। यहाँ 910 एडी में नॉर्थम्ब्रियन डेन्स की फौज मर्सिया में घुस आई थी। काफ़ी लूटमार करने के बाद डेन्स वापस अपने इलाके में भागने की कोशिश कर रहे थे। एथलफ्लेड और एडवर्ड ने बड़ी चतुराई से इस फौज को घेर कर तबाह कर दिया। हमें ये तो स्पष्ट रूप से नहीं पता कि लड़ाई में क्या नीतियाँ इस्तेमाल हुई थीं, पर रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में डेन सैनिक मारे गए। अगले ही साल 911 एडी में एथलफ्लेड के पति एथलरेड की सेहत ने जवाब दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ कुछ अनोखा हुआ। आमतौर पर महिलाओं को शासक नहीं चुना जाता था और अगर ये सब वेसेक्स में हो रहा होता तो एथलरेड के किसी पुरुष रिश्तेदार को ढूंढ लिया जाता अगला शासक बनने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शासन की जिम्मेदारी एक महिला एथलफ्लेड को बिना किसी विरोध के सौंप दी गई। ये इसलिए था कि मर्सिया के लोग उसका बहुत आदर किया करते थे और पिछले कई सालों से उसने ये साबित कर दिया था कि वो एक अव्वल दर्जे की शासक और सेनापति है जो मर्सियन राष्ट्र की देखभाल कर सकती है और वाइकिंग्स को जोरदार जवाब भी दे सकती है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अनौपचारिक रूप से चाहे वो मर्सिया की रानी थी, पर औपचारिक रूप से उसे क्वीन या रानी का नाम नहीं दिया गया। ये इसलिए था कि मर्सिया अब वेसेक्स के अधीन था और वेसेक्स में एक राजा होते हुए मर्सिया का कोई भी शासक खुद को राजा या रानी नहीं कह सकता था। एथलफ्लेड के पति एथलरेड को भी लॉर्ड का शीर्षक दिया गया था, ना कि राजा या किंग का। इसलिए एथलफ्लेड को गद्दी संभालने पर मिर्कना ह्लाफ्डीगा का नाम दिया गया। इसका मतलब था लेडी ऑफ द मर्सियंस। इसी साल एथलफ्लेड को लंदन, ऑक्सफोर्ड और उन शहरों के आसपास के इलाके अपने भाई एडवर्ड के नाम करने पड़े। विशेषज्ञों का मानना यह है कि ये इसलिए किया गया था ताकि एथलफ्लेड के राज को एडवर्ड की सहमति और समर्थन मिल सके, पर मर्सिया का नियंत्रण एथलफ्लेड के हाथों में होना एडवर्ड के लिए भी फायदेमंद था। उसके सबसे ज़रूरी सहयोगी राष्ट्र की कमान अब उसकी बहन के हाथों में थी। वो एथलफ्लेड पे पूरी तरह से भरोसा करके अब बिना किसी चिंता के वाइकिंग्स पर ध्यान दे सकता था। अगले कुछ साल एथलफ्लेड ने मर्सिया की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने में बिताए। उसने कई और बर्ड्स और किले स्थापित किए। टैमवर्थ, ब्रिजनॉर्थ, स्टैफर्ड, चेशर, वॉरिक, चर्बरी, रंकॉन, हेयरफोर्ड और श्रूसबरी में। उसने 2 और किले बनवाए, स्कर्गीट और वेटबेरिग में, पर विशेषज्ञों को फिलहाल ये नहीं पता कि असल में है कहाँ। उसने अपने बर्ड्स की स्थापना के लिए जो स्थान चुने उनसे ये साफ जाहिर था कि वो अच्छी तरह से समझती थी कि इन जगहों का लड़ाई में क्या फ़ायदा होगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एथलफ्लेड के बर्ड्स सिर्फ सेनाओं के लिए छावनियों के रूप में नहीं बनाए गए थे। रिसर्चर और लेखक जोआना अरमान कहती हैं कि एथलफ्लेड ने इन्हें शहरों की तरह बनवाया था ताकि इनमें लोग अपने परिवारों के साथ रह सके और इन्हें भविष्य में व्यापार केंद्रों की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद 917 एडी में एथलफ्लेड ने शायद अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी। उसकी सेना ने डर्बी नाम के एक शहर पर कब्जा कर लिया। डर्बी इंग्लैंड के मध्य में स्थित एक शहर है और हमारी कहानी के समय में यह डेन्स का एक मुख्य गढ़ था। एक समय पर यह शहर मर्सिया का हिस्सा था, पर करीब 877-878 एडी के आसपास मर्सिया का पूर्वी हिस्सा डेन्स के हाथों में चला गया।
इस हिस्से में डर्बी के साथ साथ 4 और मुख्य शहर थे: लेस्टर, लिंकन, नॉटिंघम और स्टैमफोर्ड। इन पांचों को इकट्ठे द 5 बरोज के नाम से जाना जाता है। हमें ये तो स्पष्ट रूप से नहीं पता कि डर्बी की लड़ाई में क्या क्या हुआ था, पर एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, जो कि इस समय की जानकारी का सबसे मुख्य स्रोत है, कहता है कि एथेलफ्रेड ने इस हमले में अपने 4 करीबी अफसर खो दिए। हम इस जीत के प्रभाव का कुछ अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगले ही साल 918 एडी में लेस्टर में बैठे डेन्स ने बिना विरोध या लड़ाई के एथेलफ्रेड के आगे हथियार डाल दिए। 5 बरोज के बाकी 3 शहरों के बारे में हमें पक्का तो नहीं पता, पर इन्होंने भी शायद 918 एडी में वेसेक्स की सेना के आगे घुटने टेक दिए। ये एंग्लो सैक्सन्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी। 5 बरोज की डेनिश सेनाएं काफ़ी ताकतवर थीं और एंग्लो सैक्सन्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द भी। वो अपने गढ़ों से अक्सर मर्सिया पर हमला किया करते थे और एंग्लो सैक्सन्स के खिलाफ आसपास की बाकी डेनिश सेनाओं की मदद भी किया करते थे। तो ये हार डेन्स के लिए बहुत बड़ा धक्का था। इसके बाद कुछ और भी अनोखा होने जा रहा था। यॉर्क के खूंखार और ताकतवर डेन शासकों ने एथेलफ्रेड के आगे दोस्ती का प्रस्ताव रखा। यॉर्क इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इस जमाने में यह डेन्स का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। लेकिन अफसोस, इस बड़ी सफलता को पाने से पहले 12 जून 918 एडी में टैमवर्थ में एथेलफ्रेड की मृत्यु हो गई। उसके शव को ग्लॉस्टर ले जाया गया और पूरे सम्मान और रीति रिवाजों के साथ उसके पति के साथ उनके शाही मकबरे में दफना दिया गया। एथेलफ्रेड की मृत्यु के साथ साथ मर्सिया के आज़ाद रहने की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। साल खत्म होने से पहले एडवर्ड ने मर्सिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। एडवर्ड ने अपने बेटे एथेल्स्टैन की पढ़ाई का जिम्मा एथेलफ्रेड को दिया था। वो शायद चाहता था कि एथेल्स्टैन मर्सिया और वेसेक्स के बीच का जोड़ बन सके, और इसलिए एथेल्स्टैन का बचपन एथेलफ्रेड के साथ मर्सिया में ही गुजरा था। 924 एडी में एडवर्ड की भी मृत्यु हो गई और कुछ ही दिन बाद उसके चुने हुए वारिस की भी। इसके बाद एथेल्स्टैन को मर्सिया और वेसेक्स का राजा घोषित कर दिया गया और आगे चल के एथेल्स्टैन एकजुट इंग्लैंड पर राज करने वाला पहला एंग्लो सैक्सन शासक बना। इस तरह एथेल्स्टैन के द्वारा लोग अगले कई साल तक एथेलफ्रेड का प्रभाव महसूस करते रहे। आने वाले दशकों में एक आध बार मर्सिया कुछ समय के लिए एक अलग राष्ट्रीय प्रदेश के रूप में देखा गया, पर धीरे धीरे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में से मर्सिया और मर्सियंस का नाम गायब हो गया। ओल्ड इंग्लिश भाषा का जो रूप मर्सिया में इस्तेमाल किया जाता था वो काफ़ी प्रचलित था, और मर्सिया के अंत हो जाने के बाद मर्सियंस की संस्कृति कुछ समय के लिए उनकी बोली द्वारा जीवित रही। एंग्लो सैक्सन्स और डेन्स की लड़ाई अगले करीब 150 साल तक चलती रही। एक समय पर तो डेन्स ने पूरे के पूरे इंग्लैंड पर ही कब्जा कर लिया था। खैर, अगर वापस एथेलफ्रेड की बात करें तो एक बात तो स्पष्ट है, इंग्लैंड राष्ट्र की स्थापना में उसका बहुत बड़ा योगदान था, पर हमारे पास उसके जीवन की विस्तृत जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। मैंने एपिसोड में पहले जिक्र किया था कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इस समय की जानकारी का मुख्य स्रोत है और ये वेसेक्स में लिखा गया था। इसका मतलब इसमें वेसेक्स के राजाओं के कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और मर्सिया के शासकों को बहुत कम जगह दी गई है। दरअसल वेसेक्स की सरकार ये नहीं चाहती थी कि मर्सिया के लोगों में किसी भी तरह की राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई एथेलफ्रेड जैसा प्रेरणा स्रोत मिले जिसके इर्द गिर्द वो या उनके वंशज एकत्रित होकर वेसेक्स के खिलाफ कोई कदम उठा सके। लेकिन इस इलाके के बाकी राज्यों ने अपने रिकॉर्ड्स में एथेलफ्रेड का जिक्र भी किया है और उसकी सोच, समझ और साहस की तारीफ भी की है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल का एक रूप मर्सिया में भी लिखा गया था। इसे मर्सियन रजिस्टर कहते हैं और ये हमारे लिए एथेलफ्रेड के जीवन और कारनामों का एक ज़रूरी स्रोत है। दुर्भाग्यवश राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक अनोखी लीडर की दिलचस्प कहानी इतिहास के पन्नों से लगभग पूरी तरह से मिटा दी गई। न जाने इतिहास में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी कहानी इस तरह हमेशा के लिए खो चुकी है। एथेलफ्रेड न सिर्फ एक बहादुर योद्धा थी, बल्कि एक समझदार शासक और रणनीतिज्ञ भी। उसने एक ऐसे समय और माहौल में सफलता हासिल करी जब उसके देशवासियों को एक सबल लीडर की ज़रूरत थी और जब महिलाओं को ना युद्ध के मैदान में जगह दी जाती थी और ना राजनीति के मैदान में। 9वीं और 10वीं सदी में ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता और लगभग निरंतर युद्ध की स्थिति थी, और ऐसे समय में एथेलफ्रेड और उसके परिवार का कुशल मार्गदर्शन इंग्लैंड राष्ट्र के लिए निर्णायक साबित हुआ। एक अच्छी बात यह है कि जो मान्यता उसे एक सफल शासक, चतुर सेनापति और प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने समय में मिलनी चाहिए थी, वो उसे कम से कम आज तो दी जा रही है, 1000 साल बाद ही सही।
तो ये थी एथलफ्लेड लेडी ऑफ द मर्सियंस की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।